cut across to it. सबसे पहले तो आपकी क्षमा याचना करता हूं क्योंकि पहले कार्यक्रम आज सुबह तय हुआ था, लेकिन मुझे आज कश्मीर जाना पड़ा और उसके कारण मैंने रिक्वेस्ट की थी अगर समय बदला जाए तो ठीक होगा। आपने समय बदला और मुझे आप सबको मिलने का अवसर दिया, इसलिए मैं नेस्कॉम का बहुत आभारी हूं। शायद ही कोई एक संगठन इतना जल्दी एक मूवमेंट बन जाए। आमतौर पर मेंबरशिप होती है, मीटिंगें होती हैं, सरकार को मेमोरेंडम दिए जाते हैं, सरकार से अपेक्षाएं की जाती हैं, कभी राजी नाराजी प्रकट की जाती है, लेकिन नेस्कॉम का कैरेक्टर वो नहीं रहा। ये संस्था से ज्यादा एक बड़ा आंदोलन बन गया और प्रारंभ में जिसने कुछ मोतियों को नेस्कॉम के धागे के साथ जोड़ दिया, आज धीरे धीरे भारत का गौरवगान करने वाली एक बहुत बड़ी सुंदर माला बन गया है। और जब नेस्कॉम की चर्चा आएगी तो देवांग की जरूर चर्चा आएगी। मेरा देवांग से अच्छा परिचय था और जब Y2K को लेकर के बड़ा तूफान खड़ा हो गया था, सारी दुनिया चिंतित थी और उस समय अटल जी की सरकार थी, हमारे प्रमोद जी आईटी विभाग को देखते थे और बड़ा इतना हाइप था कि Y2 के कारण पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और उस समय देवांग के साथ काम करने का अवसर आया था, लेकिन खैर बहुत लंबे समय हमारे बीच रहे नहीं वो। मैं उनको आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और नेस्कॉम जितनी तेज गति से प्रगति करेगा उतने ही देवांग के आइडियाज हमें हर बार याद आते रहेंगे। 25 साल के कार्यकाल में जब नेस्कॉम प्रारंभ हुआ तो मैं समझता हूं शायद ये क्षेत्र 100 मिलियन की इकोनॉमी से भी ज्यादा नहीं होगा। आज 146 बिलियन तक पहुंच गया। 25 साल में इतना बड़ा जंप। लेकिन ज्यादातर जब आईटी सेक्टर की चर्चा होती है, ये तो बात माननी पड़ेगी कि आज आईटी में हम जहां पहुंचे हैं उसका एक कारण, जो प्रमुख कारण है, वो मुझे लगता है वो प्रमुख कारण है कि इसमें सरकार कहीं नहीं है। हम जितने दूर रहे उतने अच्छे हैं। कि जो सारा करिश्मा है वो हमारी युवा पीढ़ी का है। 20, 22, 25 साल के नौजवान जिन्होंने उस समय इस क्षेत्र में प्रवेश किया, नेस्कॉम के इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, उनको अवसर मिले, देश की इकोनॉमी को लाभ हुआ, भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में कुछ कदम हम भी चले। लेकिन इन सब से भी अलग एक बात जो मुझे हमेशा लगती है, इस आईटी के कारण पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने का रवैया बदलना पड़ा। पहले दुनिया हमें पिछड़े,
अंधश्रद्धा में डूबे हुए, साफ सपेरे वाले, इसी हमारे देश की पहचान बनी हुई थी। लेकिन हमारे नौजवानों ने कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते सारी दुनिया के दिमाग को बदल दिया और विश्व को भारत की एक नई पहचान देने में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए सभी भारत की इतनी बड़ी महान सेवा के लिए अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। आज जिन महानुभावों ने इस क्षेत्र में योगदान किया है, जिन्होंने इनोवेशन के द्वारा, नए नए एप्लीकेशंस के द्वारा अपने स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को भी बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है, जिन्होंने इस क्षेत्र से जो कुछ भी कमाया समाज सेवा के लिए लगाया है, जैसे हमारे अजीम प्रेम जी, उन सब का मुझे सम्मान करने का अवसर मिला। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं उनके इस अचीवमेंट के लिए। नेस्कॉम को जन्म देने वालों से लेकर के नेस्कॉम को यहां तक पहुंचाने वालों को, और नेस्कॉम के कारण अपने को आपको भी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वालों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का ये साहस, आप लोगों के प्रयास नई पीढ़ी को भी प्रेरणा देंगे और अनेक नई चीजों को करने के लिए आश्वस्त करेंगे। आपका कार्यक्रम है आईटी इंडिया टुमारो, और आप इनोवेशंस पर बल दे रहे हैं। हम भी कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया की दिशा में चीजों को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त इतना तेजी से बदल चुका है कि जितना महात्म्य हाईवेज का है, उतना ही महात्म्य हाईवेज का है, इंफॉर्मेशन वेज। हाईवेज बन गए तो प्रगति होगी, गारंटी। जब तक हाईवेज नहीं जुड़ता है अधूरी रह जाती है। और इसलिए जब हम डिजिटल इंडिया इस बात को लेकर के चल रहे हैं तो हमारी कल्पना है डिजिटल दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए भारत के हर नागरिक को, वो व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो, उतना वो विस्तार होना चाहिए। हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तब सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं, उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम कैसे विकसित करें। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तब गवर्नेंस में हम किस प्रकार से बदलाव लाए। और मेरा ये मत रहा है, गुड गवर्नेंस का एक पर्याय बन गया है ई गवर्नेंस। और जब मैं ई गवर्नेंस कहता हूं तब मेरी दृष्टि से वो इजी गवर्नेंस भी है, इकोनॉमिकल गवर्नेंस भी है। और उस रूप में गवर्नेंस की सारी परिभाषाएं बदलती जा रही है। हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। हम आज जहां भी पहुंचे हैं संतोष हो ऐसा लगता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से देखें तो अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश में बहुत ही निकट भविष्य में 100 करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथ में होंगे, 100 करोड़। क्या अब जितना जल्दी आपकी फील्ड के लोग
मोबाइल ऐप जितनी तेजी से तैयार करेंगे, मैं समझता हूं उतना तेजी से आप मार्केट को कैप्चर करेंगे। और मैं ये जो सलाह दे रहा हूं, उसके लिए कोई कंसल्टेंसी फी नहीं है। इतनी सिर्फ बैंकिंग लीजिए। मैं नहीं मानता वो बैंक में कोई जाने वाला है। मोबाइल बैंकिंग पर दुनिया चलने वाली है। हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं? मोबाइल गवर्नेंस पे चलने वाला है। सारी सुविधाएं, सारी आवश्यकताएं इंसान वहीं से प्राप्त करना चाहता है। आप तो देखते हो कि आज एस्ट्रोलॉजर भी मोबाइल पर सुबह सुबह क्या करना क्या नहीं करना बता देते हैं। हर कोई समझता है कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। हर कोई अपने अपने तरीके से विकसित कर सकता है। नेस्कॉम ने कभी एजेंडा नहीं रखा होगा एस्ट्रोलॉजी और आईटी को क्या किया जाए, लेकिन लोगों ने कर लिया होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पूजा पाठ करना है तो भी उनको आईटी का सहारा लेना है। उसको लेटेस्ट से लेटेस्ट दुनिया की जानकारी चाहिए तो भी वो आईटी का सहारा ले रहा है। अपनी कोई समस्या का समाधान करना है तो आईटी से, शॉपिंग करना है तो आईटी से। वे आज एक प्रकार से इस पर डिपेंडेंट हो गया है। और आपके परिवार में जो 18 से नीचे के जितने बच्चे हैं, उनका एक ही गुरु है, गूगल गुरु। वो सब चीज उसको ही पूछते हैं, वो आपको नहीं पूछेंगे। घर में भी अंदर चर्चा चलती होगी दो भाइयों के बीच में, तो अंदर जाकर के पूछ करके देखो ये है। तो ये इस रूप में उसने स्थान ले लिया है। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके व्याप की कितनी संभावनाएं पड़ी है। और भारत का एक स्वभाव है इन चीजों को एडॉप्ट करना, ये भारत के नेचर में है। हमारे यहां सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, मैं अपना एक अनुभव बताऊं, और मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइज था। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो एक तहसील ऐसा था कि जहां मुझे 5-6 साल वहां काम करने के बाद भी जाने का अवसर नहीं मिला था। मेरा स्वभाव रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्थान पर पहुंचूं, इलाके में जाऊं, लोगों से मिलूं, ये मेरा आग्रह रहता था। तो मैं हमारे सरकारी अफसरों को कहता, भाई वहां मुझे जाना है, कोई कार्यक्रम बनाओ। अब वहां कोई कार्यक्रम बने, इतना कोई विकास ही नहीं हुआ था, क्या करें। मैंने कहा ऐसे ही चला जाऊंगा भाई, कुछ करो, एक बस को रूट चालू करने का कार्यक्रम बनाओ। मुझे वहां जाना है। खैर फिर तय हुआ कि वहां एक चिलिंग सेंटर बनाएंगे। मिल्क कलेक्शन के लिए एक छोटा सा सेंटर खड़ा किया। वो 20-25 लाख का छोटा सा इमारत बना करके चिलिंग सेंटर खड़ा किया। मैंने कहा ठीक है, मैं उद्घाटन कर लिया आता हूं। शायद जंगल विस्तार है, सब आदिवासी लोग रहते हैं, और फॉरेस्ट होने के कारण वहां आम सभा करने के लिए भी जगह नहीं थी। कोई 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल थी, उस स्कूल के मैदान में एक आम सभा रखी थी। तो यहां चिलिंग सेंटर का उद्घाटन करना और फिर वहां जाना। तो वहां पर जो मिल्क देने वाली आदिवासी कुछ महिलाएं थी, वो भी उस दिन उद्घाटन के समय चिलिंग सेंटर में 25 महिलाएं उन्होंने बुला के रखा था। हम सारा कार्यक्रम किया और मैं देख रहा था वो 2500 महिलाएं मोबाइल फोन से फोटो निकाल रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां 25 लाख का एक चिलिंग सेंटर बनना एक बहुत बड़ी घटना सरकार के लिए थी, वहां सामान्य मानवीय की, और भी महिला, वो भी आदिवासी महिला जो दूध भरने आई थी, उसके पास मोबाइल फोन था और फोटो निकाल रही थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मेरा फोटो निकाल के क्या करोगे? उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं समझता हूं आपको भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा हम जाकर के उसको डाउनलोड कराएंगे। अब ये आपको भी अंदाज नहीं होगा आप कहां कहां पहुंचे हैं। अगर इस
इस शक्ति को पहचान लिया आपने कि आपका जो आखिरी क्लाइंट है वो आपसे 2 कदम आगे है। उस नीड को पूरे करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, आप नए इनोवेशंस करें, आपके इनोवेशन को सरकार एडॉप्ट करे, आप देखते देखते ही देखते रिवॉल्यूशन हो सकता है जी। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में जीडीपी का जो अनेक जीडीपी की संभावना वाले अनेक क्षेत्र हैं, उसमें एक कनेक्टिविटी बहुत बड़ा जीडीपी इंक्रीज करने का क्षेत्र बनने वाला है। जितनी ज्यादा, जितनी अच्छी, जितनी तेज कनेक्टिविटी, उतनी तेज जीडीपी की संभावना है। ये होने वाला है। इतनी बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, उस दुनिया को हम कैसे कैप्चर करें? आने वाले दिनों में मेरे मन में एक सवाल है, आप नाराज मत होना, क्योंकि आपने बहुत किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। फिर भी जो अच्छा करता है उसी से तो अपेक्षा होती है भाई। जो अच्छा नहीं करता उसको कौन पूछेगा? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ले लो, इनाम ले लो। आप अच्छा कर रहे हैं इसलिए मेरी अपेक्षा ज्यादा है। आप अच्छा नहीं करते तो साहब मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता है दोस्तों कि गूगल मेरे देश में क्यों न बना? क्या टैलेंट में कमी है क्या? यहां से जो गए उन्होंने जरूर बनाया। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार ये रुकावट है। हौसले बुलंद हो, दुनिया में हम पहुंचने के लिए हम उस लेवल के इनोवेशन पे जाएं ताकि जगत को चलाने में हमारी व्यवस्थाएं रोल प्ले करें। ये हो सकता है दोस्तों, मुश्किल काम नहीं है। हॉलीवुड के फिल्म से भी कम खर्चे में अगर मेरे देश के नौजवान मार्स पर पहुंच सकते हैं तो मैं समझता हूं आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये इनोवेशंस की बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। कहीं और सब चीजें बने, फिर हम सिर्फ एक क्लाइंट बने, अच्छे क्लाइंट बने और अच्छे बने, ये हमारा मकसद नहीं हो सकता। हमने आगे जाना। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत संभावनाएं पड़ी है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला हूं, शायद 50 से ज्यादा से मिला हूं, उसमें 25 से 30 राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है वो साइबर सिक्योरिटी की उनकी चिंता। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर के आ सकता है क्या? बहुत बड़ा मार्केट होगा, आप लिख करके रखिए। देख, फायरवॉल से भी काफी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने उस स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा और जिसके संबंध में जानते ही दुनिया को लगेगा हाँ यार हम चिंतित थे, अब शायद हम रास्ता। सारी दुनिया की जो ताकत है उस ताकत को साइबर सेफ्टी की जरूरत खड़ी हुई है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी है। क्या नेस्कॉम के द्वारा ऐसे एक टास्क फोर्स बना करके हम ग्लोबली क्या दे सकते हैं? ये बात सही है कि ये डायनेमिक अवस्था है। आप एक करें तो वो दूसरा करता है, आप दूसरा करें तो वो तीसरा करता है। लेकिन शायद जगत को एक बहुत बड़ी चिंता मुक्त करने का एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इस विषय का मास्टर नहीं हूं, मैं एक क्लाइंट हूं, मैं क्लाइंट के रूप में बात करता हूं, एक सामान्य ग्राहक। अगर हम ये सिक्योरिटी नहीं प्रदान करेंगे वो दिन दूर नहीं होगा कि बहुत बड़ा वर्ग
मोबाइल को छूने से भी दूर रहेगा। उसको लगेगा नहीं नहीं भैया ये पता नहीं बातें कहां चली जाएगी, चीजें कहां रिकॉर्ड हो जाएगी, अरे भाई वो मैं नहीं हटता, मेरे पास मत। ये दिन आएंगे और तब जाकर के इस प्रोसेस को इतना बड़ा धक्का लगेगा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए आवश्यक है हम एश्योरेंस पैदा करें, हम विश्वास पैदा करें कि भाई चिंता मत करो, ये जो टेक्नोलॉजी से तुम जुड़े हो सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्राइवेसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से जैसे ई बिजनेस बढ़ा, जो भी वो पोर्टल बना करके आते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जितनी बड़ी मात्रा में ई डाटाबेस तैयार हो रहा है, डिजिटल डाटाबेस तैयार हो रहा है, आने वाले दिनों में आपको अपने स्टेटस से नीचे आकर के एक नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। स्टेटस से इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं शब्द प्रयोग ऐसा करने वाला हूं। पब्लिक लाइफ में तो आप ऊंचे जाने वाले हो, व्यापारिक जगत में ऊंचे जाने वाले हो। ऐसे दिन आएंगे जब आपको क्लाउड गोडाउन शुरू करने होंगे। अब आप अपने पिताजी को कहोगे मैं गोडाउन शुरू कर रहा है, तो क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या, आप गोडाउन खोलोगे क्या? लेकिन आने वाले दिनों में क्लाउड गोडाउन का एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होने वाला है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी व्यवस्था, बैंक पूरा का पूरा डाटा आपके क्लाउड गोडाउन के अंदर आकर के रखने के लिए तैयार हो जाएगा, जिस पर उसको विश्वास हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड लॉकर आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए, इवन कल जो हमने गोल्ड बॉन्ड की बात कही है, गोल्ड बॉन्ड देने के बाद बहुत लोग होंगे कि गोल्ड बॉन्ड को क्लाउड लॉकर में रख दें। क्लाउड गोडाउन एंड क्लाउड लॉकर, ये इतनी बड़ा मार्केट की संभावना वाला क्षेत्र बन रहा है। मैं समझता हूं उसका हमने व्यापक रूप से सोचना होगा। और सरकारों को भी, अब सरकारों को अपने दफ्तरों में फाइलों के ढेर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने क्लाउड गोडाउन के अंदर अपनी चीजें रखते रहेंगे और सालों साल तक सुरक्षित उन सामान को रखें। वो दिन आने वाले हैं। मैं स्वयं शायद मैं पहला पॉलिटिशियन हूं जो साउंड क्लाउड का उपयोग करता हूं। और मेरा अनुभव इतना अच्छा है साउंड क्लाउड का, वरना मैं पहले याहू के अगल बगल में घूमता रहता है, यूट्यूब के अगल बगल में घूमता रहता था। अब मैं चला गया वहां और मैंने देखा है कि मैं बहुत तेजी से एक बहुत बड़े जगत के साथ जुड़ गया। हम इन शक्तियों को अगर पहचानते हैं और उन शक्तियों को जोड़ करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे रविशंकर जी ने कहा कि अमीर और गरीब की चर्चा का एक नया पैरामीटर आने वाला है और वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड से भी अमीरी और गरीबी नापी जाएगी और इसलिए समाज में दो तबके पैदा न हो, डिजिटल डिवाइड की अवस्था पैदा न हो, उसको हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने देखा है सरकार में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। एक तो साइलो में काम करने की उनकी पहले से ही आदत रही है और अब उनकी डिजिटल एक्टिविटी भी साइलो में पड़ी है। अब मैं आपको और मैं मानता हूं, मैं तो टेक्नीशियन नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है आप कर सकते हैं। फिर वही बात, आप कर सकते हैं इसलिए कहने का मन करता है। किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर आपने बनाए हैं। उसकी लेखनी अलग है, उसका ग्रामर अलग है, लेकिन ट्रांसलेशन हो जाता है सॉफ्टवेयर से। मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए आपके पास बढ़िया सी टैलेंट है जिसका उपयोग करते हैं। सरकार के सामने एक समस्या है, किसी ने 15 साल पहले कोई एक सॉफ्टवेयर लिया तो सारा मटेरियल उस सॉफ्टवेयर की परिभाषा में है।
10 साल पीछे ने दूसरा सॉफ्टवेयर लिया तो उसमें है। ये इतना बिखरा पड़ा है और इतने अलग अलग लोग माल हमको दे करके चले गए हैं जी। अब उस समय जो लोग थे उनको लेने का जरूरी होगा शायद, और लेने में ही मजा आता होगा। क्या हमारी ये जो बिखरी हुई चीजें हैं, हर एक का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अगर लैंग्वेज को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से एक सॉफ्टवेयर से, क्या इस चैलेंज को उठा करके हमारी ये जो रॉ डाटा पड़ा है, अलग अलग फॉर्म में पड़ा है, उसको हम चाहे उस प्रकार से उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको उस फॉर्म में रखना, क्या इस काम को कर सकते हैं? क्या देश के गवर्नेंस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इससे? क्योंकि आज मैं नया सॉफ्टवेयर लूं और लोगों को कहूं कि देखो भाई अब वो बदलो, वो फेंक दो, इसमें डालो सारा, तो कहेंगे ठीक है साहब हम डाटा एंट्री करते रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकारें डाटा एंट्री में ही लगी रहे। हमें बदलाव चाहिए। और टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या होता है देखा होगा आपने से, बहुत सी बातें होती हैं जो लिखने पढ़ने देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। हम लोगों ने गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की स्कीम बनाई। 80% ग्राहकों तक हम पहुंच गए। करीब 12 करोड़ लोगों को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये काम हमने 30 दिन में पूरा कर दिया। कैसे? जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना बड़ा अचीव हुआ। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है ना, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इतना ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, हम चाहते हैं ये लाना। और इससे बड़ी देश की सेवा क्या हो सकती है? ये सिर्फ गैस का जो हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है ना, मेरा मोटा मोटा अंदाज है शायद 10% लीकेज तो मैंने बंद कर ही दिया है। कैन यू इमेजिन 10%? यानी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज है। अभी हमने कोयले का ऑक्शन किया, पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इतने बड़े बोर्ड पर पब्लिक में उसको रखा, जिसको बैठना सारे पत्रकार भी बैठे थे, ऑक्शन हो रहा था। 204 कोल ब्लॉक्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, रद्द करो, सब फायदा मुफ्त का उठा के ले गए। और आपको मालूम होगा कि एक जगह से चिट्ठी जाती थी, कोयले की खदान मिल जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, हमने उसका फायदा उठाया। हमने 3 महीने के अंदर सारी योजना बनाई, ऑर्डिनेंस लाए। कुछ लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, ऑर्डिनेंस क्यों लाए? सीएजी ने कहा था कि ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है उसमें 1,86,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उस समय जब 1,86,000 करोड़ अखबारों में हेडलाइन आई तो इस देश के नागरिक मानने को तैयार नहीं थे कि यार ये तो ऐसे लिख दिया होगा। ये सीएजी शायद सरकार जो उसकी भिड़ गई होगी। हम भी पॉलिटिकली बोलते तो थे, लेकिन मन में रहता था यार इतना होगा क्या। देखो भाई, जिसने समंदर देखा नहीं है, जिसने गांव का तालाब देखा है, उसको कोई पूछे कि समंदर कैसा हो तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बेचारा? किसी को पूछेगा भाई बताओ तो भाई, तो कहेगा तुम्हारे गांव में जो तालाब है ना इससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा, बोले कितना बड़ा होता है? बोले बहुत बड़ा होता है। फिर पूछा ऐसे हमारी भी मुसीबत नहीं, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इतना बड़ा हो सकता है। अभी हमने 19 ब्लॉक का ऑक्शन किया
और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया। पूरी तरह ई ऑक्शन था। सब लोग अपनी बोली अपने कंप्यूटर से बोल रहे थे। 204 में से सिर्फ 19 का हुआ है। सीएजी का कहना है 204 में 1,86,000 करोड़ का घपला हुआ है। 19 का किया और अब तक 1,10,000 करोड़ रुपया की बोली बोल चुके हैं। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। और कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई है जी। एक सवाल नहीं खड़ा हुआ है। अगर हम ईमानदारी से आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए नेक इरादे से चीजों को करें, क्या आने वाले दिनों में आप इसमें योगदान कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि आप लोग कर सकते हैं और आपसे मेरी अपेक्षा है। अभी हमने एक कल्पना रखी है। हम जानते हैं कि टूरिज्म का सेक्टर आज दुनिया में, अभी हमारे चंद्रशेखर जी $2 ट्रिलियन का हिसाब बता रहे थे। टूरिज्म का बिजनेस $3 ट्रिलियन का है और तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है। आज जो टूरिस्ट है वो न टेलीफोन करके जानकारी लेता है, न किताब पढ़ के निकलता है। वो गूगल मैप से चलता है, वो डेस्टिनेशन गूगल से तय करता है, वो आईटी प्रोफेशन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा चलता है। क्या हम भारत का टूरिज्म में हमारे इस प्रोफेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? हम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं क्या? और भारत में गरीब से गरीब को रोजगार देने के लिए टूरिज्म बहुत बड़ी ताकत रखता है। और एक बार उसको सही चीजें प्राप्त हो, हम अगर इन चीजों को मेहनत करके करें, डाटाबेस तैयार करके करें, इजीली एक्सेसिबल व्यवस्थाएं विकसित करें, आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हमारे नौजवानों को मैं आग्रह करता हूं, मैंने अभी सरकार ने एक निर्णय किया है, अभी है हेरिटेज सिटीज के लिए। मैं चाहता हूं कि देश में 50 ऐसे हेरिटेज सिटीज में वर्चुअल म्यूजियम तैयार किया जा सकता है क्या? देखिए, ये किसी भी देश की विरासत को बचाने संभालने में म्यूजियम का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आज भारत के पास इतने पैसे नहीं है कि हम वर्ल्ड क्लास म्यूजियम को क्रिएट करें, लेकिन वर्चुअल म्यूजियम बना सकते हैं। मैं नौजवानों आपसे आग्रह करता हूं, आइए वर्चुअल म्यूजियम बनाइए। वर्चुअल म्यूजियम बनाकर के एक बहुत बड़ा नया मार्केट खड़ा करें, टूरिज्म के साथ जोड़ें। और भारत सरकार तैयार है, इस प्रकार के वर्चुअल म्यूजियम को आने वाले दिनों में खरीदने के लिए तैयार है। आप लोग उस क्षेत्र, एक बहुत बड़े बिजनेस की संभावना है। रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, प्रोफेसर मिल जाएंगे, और फिर आप उसमें से तैयार करिए और इतना यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। आप देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये वर्चुअल म्यूजियम और इकोनॉमिकल रहेगा। आप एक म्यूजियम खड़ा करें, उसका खर्चा और एक वर्चुअल म्यूजियम के बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या हम उस काम को कर सकते हैं क्या? आने वाले दिनों में अगर इन चीजों को काम कर सकते हैं तो मेरे आपसे आग्रह है कि आप करें। बाकी तो शिक्षा है, हेल्थ है, ये काम ऐसे हैं कि बड़े बहुत ही अनिवार्य है। रिमोट एरिया में हम अगर अच्छी शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है। लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा उत्तम से उत्तम शिक्षा हम दे सकते हैं, और हम अगर उसका उपयोग करें, हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाते कई काम कर रहे हैं। मेरा एक आग्रह है, स्वच्छता के लिए आप करें, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताया गया 1800 मेंबर है आपके नैस्कॉम के। क्या 1800 मेंबर कंपनियां कम से कम एक काम उस कंपनी के मालिक या उसके पार्टनर जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, जहां भी बचपन में गांव में होंगे, शहर में जहां पढ़े हैं,
कम से कम उस स्कूल को आप एक ई लाइब्रेरी डोनेट कर सकते हैं क्या? आप हमारी नई पीढ़ी को जानकारियों का खजाना खोल दीजिए इनके सामने। आज मिनिमम 20 लाख किताबें ई लाइब्रेरी के लिए आसानी से उसको उपलब्ध हो जाएगी। आज गांव में 2000 किताबों की लाइब्रेरी बनाना कठिन है, लेकिन आप जहां पढ़े हैं आपका एक अटैचमेंट होगा। आपका भी मन करता होगा जिस स्कूल ने मुझे बड़ा बनाया मैं भी उसके लिए कुछ करूं। आप देखिए, देखते ही देखते वो वायरल की तरफ फैलेगा और फिर ई लाइब्रेरी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खुल जाएगा। कभी ये है जो ई लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, आपको ई लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साइंस मैगजीन, आज हमारा विद्यार्थी कहां से खर्चा करेगा? इवन मेडिकल स्टूडेंट के लिए साइंस मैगजीन महंगे पड़ते हैं, लेकिन हम ई लाइब्रेरी प्रोवाइड करें तो कितना सारा कर सकता है इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाते अपने व्यक्तिगत जीवन में जहां नाता रहा है वहां कुछ करें। आप देखिए, उनके लिए भी वो नई चीज होगी और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लाभ होगा और डायनेमिक आप उसमें उत्तरोत्तर उसमें सुधार भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। दूसरा, जब मैं स्वच्छता की बात करता हूं, ई वेस्ट, इसके विषय में अवेयरनेस नहीं है। देखिए, हमारे देश में एनवायरमेंट की समस्याएं इसलिए आई कि जिसको जीप ठिकला का कारखाना लगा दिया। दे वर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। हमने ई वेस्ट के संबंध में एक नेस्कॉम ने मिशन उठाना चाहिए और लोगों का अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, ऑनलाइन चलाना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, ई वेस्ट के सॉल्यूशन खोजने चाहिए। सरकार के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है ई वेस्ट के सॉल्यूशन, वरना हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कभी कभार इन दिनों हमारे यहां पहले अच्छी पेन रखना वो स्टेटस था, अच्छी घड़ी रखना स्टेटस था, अब अच्छा फोन रखना स्टेटस हो गया है। और एक दूसरे को मिलते गए, चाचा तुमने ले लिया एप्पल 6? अगर ये नहीं है तो लगता है कुछ नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक इमरजेंसी के दिन थे, मैं अंडरग्राउंड था, पुलिस हमें खोज रही थी, तो एक परिवार में मैं रह रहा था। तो उनके एक भाई यूके में रहते थे, वो आए थे उस दिन। तो शाम को पहुंचे तो सभी भाई बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक घड़ी लाया नहीं, कुछ 2-2.5 लाख की घड़ी होगी शायद। सबने देखी। सुबह हम चाय पान के लिए बैठे थे, तो उनके एक छोटे भाई थे, वो बड़े मजाकी थे। उन्होंने उनको पूछा कितने बजे, तो उन्होंने कहा 8 बजे। नहीं बोले चलो ठीक से देखो। मैं बोले 8 बजे है। नहीं आप सही नहीं बताया, वो जरा ठीक से देखे। बोले 8 बजे। अच्छा, तो बोले मेरी तो 250 रुपए की घड़ी में भी 8 ही बजे है। हमारे देश में 1500 के मोबाइल वाला भी जो उपयोग करता है, 15,000 वाले मोबाइल वाला भी उतना ही उपयोग करता है। लाल बटन, लीला ग्रीन बटन, इससे एक मैं मानता हूं कि सचमुच में हमने एक मोबाइल गवर्नेंस का रिवॉल्यूशन लाना है, मोबाइल ऐप का रिवॉल्यूशन लाना है, तो बहुत बड़े वर्ग को 80% यूटिलिटी नहीं है, 80% एवरेज 80% मैं कहता हूं, कितना ही बढ़िया सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल फोन ले आइए, लेकिन अगर कोई उपयोग ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा जी? क्या स्कूल कॉलेज में इस अवेयरनेस कार्यक्रम हो सकते हैं क्या? इसको करना चाहिए, वरना मैं मानता हूं ये अलग प्रकार का ई वेस्ट है। कोई भी पैसा कहीं पर अगर डेढ़ बनी पड़ा है तो मैं मानता हूं देश का नुकसान है। अगर मेरा 25,000 का मोबाइल हो और उसके 80% चीजें मैं उपयोग नहीं करता हूं, मतलब कि मेरा वो डेड मनी है।
सीधा साधा इकोनॉमिक्स है। हमें लोगों को तैयार करना, और यही फील्ड के लोग कर सकते हैं। उसकी यूटिलिटी से ताकत बढ़ती है, देश की सामान्य मानवी की ताकत बढ़ सकती है, और उस दिशा में हम कैसे काम करें, हमने सोचना चाहिए। आप जानते हैं, मैं सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहा, बहुत पहले से एक्टिव रहा। इस दुनिया की शुरुआत हुई तब से मुझे जरा रुचि थी, और अब तो मैं आपका लिंक्डइन पर भी हूं, ताकि उसमें आप ही लोग होते हैं ताकि मुझे जरा आप लोगों के विचार सुनने का अवसर मिलता है, तो मैं उस पर भी रहता हूं। mygov.in मैंने मेरे कार्यालय से जोड़ करके बना। मैंने देखा है कि मैं कोई भी चीज वहां क्वेश्चन करता हूं, हजारों लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे कहीं भाषण करने जाना और मैं पूछता हूं, भाई आइडिया दीजिए, हजारों लोग तुरंत मुझे आइडिया देते हैं। इस प्लेटफॉर्म मुझे, मैं इवन आपने देखा होगा, ये जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये शब्द एक नागरिक ने दिया है, कंपटीशन से आया, mygov.in पर आया। अभी mygov.in के द्वारा एक मैं कंपटीशन लॉन्च करने जा रहा हूं, शायद 1-2 दिन में कर लूंगा। मैं आपको भी निमंत्रित करता हूं, उसमें आइए। पीएमओ कार्यालय के लिए मोबाइल ऐप कैसा हो, आइडियाज, पहली कंपटीशन का मेरा लेवल है आइडियाज, और जो बेस्ट आइडियाज आएंगे, ये गूगल के साथ मिलकर के हम कर रहे हैं, जो बेस्ट आइडियाज होंगे, ऐसे लोगों की टीम को फिर गूगल ऑफिस अमेरिका जाने का निमंत्रण मिलेगा। और दूसरा है एग्जीक्यूशन, आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाला पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करना। मैं चाहूंगा कि मेरे कार्यालय को भी इस इंडिया टुमारो जो इनोवेशन को लेकर के आप चले हैं, तो मुझे भी आप लोग मदद करें। फिर एक बार, मैं नहीं जानता, मैं ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Prime Minister Modi there, lots of talk on innovation, urging the Indian IT sector to go beyond just focusing on their top lines and their clients and to start thinking India. Innovate for India is a new mantra that the Prime Minister has given out. We'll take a break on that note. Lots more coming up.